नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक बांग्ला कहानी, राजू का साहस। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था। राजू स्कूल छोड़ देने के पश्चात जन सेवा में लगा रहता था। अब किस पर कैसी मुसीबत आई और उसे कैसे मुक्त कराना है, बीमारी की सेवा टहल, कौन कहाँ मर गया और इत्यादि कार्य वो दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। जरूरत पड़ने पर राजू मुझे बुला भेजता। दाह संस्कार में कार्य अकेले न कर सकने के कारण उसे मेरी जरूरत प्रायः पड़ती थी। एक बार ज्येष्ठ एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ नाटक हो रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग नाटक देखने आए। मैं एक कोने में बैठा तन्मयता पूर्वक नाटक देख रहा था। ठीक उसी समय ना जाने कहाँ से राजू आ टपका और मुझसे बोला, सुनो, इधर आओ। मैं बाहर चला गया। राजू ने कहना जारी रखा, उस मोहल्ले में तारापत के लड़के की मृत्यु हैजा से अभी हो गई है। महज 3 साल का छोटा बच्चा है और एक ही लड़का था तारापत का। तारापत और उसकी पत्नी लाश को लेकर रो रो कर जमीन आसमान एक किए दे रहे हैं। मेरे विचार से इस छूत की बीमारी वाली लाश का शीघ्र अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सोच रहा हूँ इसी समय शमशान ले चलूँ। तुम गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई बुलाने भी नहीं आ रहा था। चल तू मेरे साथ चल। बिना कोई प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया। नाटक अधूरा ही था शायद मेरे भाग्य में। तारापत और उसकी पत्नी को जैसे तैसे दिलासा देकर जैसे तैसे हमने उसके बच्चे की लाश एक तरह से हमने अंतिम संस्कार के लिए छीन ली थी। उसके बाद हम गांव के शमशान की ओर चल पड़े। रात बहुत हो चुकी थी। लगभग 1 बजने को था। सर्वत्र अंधियारा था। मैंने राजू से कहा, एक लालटेन ले लेते तो अच्छा था। अरे अच्छा तो होता, पर इस समय मिलेगी कहाँ? घर में कौन बैठा है? मेरे पास माचिस है, जरूरत पड़ी तो हम इसी से काम चलाएंगे। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा। वृद्ध बच्चे को गोद में लिए राजू आगे आगे चल रहा था। पीछे पीछे मैं चुपचाप चल रहा था। शमशान गंगा किनारे है। शमशान विराट और भयावह नीरव है। इसके कारण लोग दिन में भी आने से यहाँ डरते हैं। आसपास दूर दूर तक कोई गांव या झोपड़ी तक नहीं है। नाम मात्र के 2-4 खजूर और कटहल के विशालकाय वृक्ष हैं जो वातावरण को और भारी बनाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ गंगा की बालू दिखाई पड़ती है। शमशान के बीचों बीच एक फूस की झोपड़ी थी। या कर्म करने वाले इसी झोपड़ी में धूप बरसात में पनाह लेते थे। लोगों का कहना था कि झोपड़ी में भूतों का अड्डा है। रात की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी कोई आदमी उस झोपड़ी में भीतर अकेले जाने से डरता था। राजू इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। वो सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। यद्यपि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं। मैं डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा है। साथ में राजू था, इसीलिए कुछ हिम्मत थी, वरना मैं तो कब का भाग खड़ा होता। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफी देर से बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक एक बीड़ी पी ली जाए, उसके बाद आगे का काम करेंगे। राजू के प्रश्न का उत्तर देने मैं जा ही रहा था कि उस अंधकार में झोपड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से ये आवाज सुनाई दी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हो? भाई से मेरा कलेजा मुंह में आ गया। सर के बाल तक खड़े हो गए। हमारे भाई के सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन राजू ने बड़े ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ। मैं हूँ? कहते हुए राजू ने माचिस जलाई। सड़क सी रोशनी में हमने देखा तो
हमारे ही पास एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह कोई आकृति पसरी हुई है। सर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है। राजू ने अच्छी तरह से देखने के बाद कहा, अरे ये तो एक और मुर्दा है। पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी लाने गए हैं। नहीं बेटा, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बार आध्यात्मिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मैं बेतरह काँप रहा था। मेरी घिग्गी बंद गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू। उसने उसी निर्भय भाव से पूछा, मुर्दा नहीं हो तो कौन हो तुम? माचिस की तीली बुझ गई थी। राजू ने दूसरी आवाज़ लगाई तो इस बार गौर करने पे पता चला कि आवाज़ गंदे कपड़ों के भीतर से आ रही है। मैं गंगा यात्री हूँ बेटा। अच्छा, चलो डरने की बात नहीं है रे, ये मुर्दा नहीं है, गंगा यात्री है। के बाद एक बीड़ी सुलगाकर उसके मुंह में ठूस दी। वो एक कर्कशकाय व्रत था। बीड़ी का कश लेने के बाद उसकी आवाज़ फिर आई। इस बार उसकी आवाज़ में परम तृप्ति थी। ओह, जान बची। कई दिन हुए यहाँ लाकर पटक दिए हैं। मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता। सब के सब कमीने हैं। राजू ने व्रत से सवाल करना शुरू किया, कितने दिन हुए हैं यहाँ आए? तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? और कहाँ गए वो लोग? 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है। मेरे 2 नाती और एक पड़ोसी मुझे यहाँ लाए हैं। वे लोग भी मेरे साथ यहाँ थे। आज ना जाने कहाँ पास ही में कलकत्ता से कोई नाटक कंपनी आई है। वो लोग नाटक देखने चले गए। मैं जल्दी मर ही नहीं रहा हूँ। और यहाँ तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ जा रहा हूँ। मरने का नाम नहीं है। पता नहीं क्या है मेरे भाग्य में, ना जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बनने के बाद सुना है कि घर वापस नहीं जाना चाहिए। कौन कहता है कि घर नहीं जाना चाहिए? आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप मरने वाले हैं। अभी तो आप काफ़ी भले चंगे हैं। कहाँ है आपका घर? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको वापस ले जाएंगे। नहीं तो आपको घर वापस नहीं जाना चाहिए कहने वाले लोग शायद आपका गला दबा देंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। कई दिनों से यही बात वे लोग मुझे कह कह के डरा रहे हैं। पता नहीं कब मेरा गला दबा देंगे। चलिए, कोई हर्ज नहीं है। हम लोग अपना काम पूरा करते हैं, फिर आपको अपने साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे घर पे रहना, कल सुबह हम आपको आपके घर छोड़ाएंगे। तारापत के लड़के का ध्यान संस्कार हमने किया। इसके पश्चात राजू गंगा में स्नान कर वापस आया। से बोला कि तू एक काम कर, ये कपड़ा बिछोना पकड़ ले, मैं इनको उठा लेता हूँ। जिस तरह आते समय वो आए थे उसी तरह हम वापस जा रहे थे। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था। पीछे मैं गठरी चद्दर लादे चुपचाप चल रहा था। मामा के घर पास पहुंचने पर पता चला कि नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक लिखी बंगला कहानी राजू का साहस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप शरद चंद्र जी की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। और एक बड़ी अहम बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। वहाँ हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं।